एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिटेल में समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके क्या आंसर्स हैं और वो आंसर क्यों हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट PYQs। एब स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एब स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन द एब स्टडीज ऐप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का ये क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर लिस्ट वन दी है, साथ में हमारे पास लिस्ट टू है। लिस्ट वन में हमें दिया हुआ हाईएस्ट रीच, मोस्ट परसुएसिव, इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन सेल, नो कॉस्ट इन्वॉल्व। और लिस्ट टू में हमारे पास जो हमारे प्रमोशन मिक्स का पार्ट, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको दिया गया है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो हमारे बेसिकली कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो हाईएस्ट रीच यहाँ पर किसकी होती है? तो हाईएस्ट रीच हमारी होती है एडवर्टाइजिंग की, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा रीच एडवर्टाइजिंग की पॉसिबल होती है, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन है। मोस्ट परसुएसिव क्या होता है? ऑब्वियसली पर्सनल सेलिंग, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली बात करते हैं कंज्यूमर के साथ। तो पर्सनल सेलिंग की जो हमारी परसुएसिवनेस की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसके अलावा नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन सेल्स। तो ये होता है सेल्स प्रमोशन का, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं टू बूस्ट द सेल्स। एंड नो कॉस्ट इन्वॉल्व, तो देखिए पब्लिसिटी की कोई कॉस्ट नहीं होती है, ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपने आप होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ्स अबाउट रूरल मार्केट। तो रूरल मार्केट के मिथ्स हमें यहाँ पर बताने हैं। 5 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हुई हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है ऑल विलेजेस आर इक्वली पॉपुलेटेड। तो क्या सारे विलेजेस इक्वली पॉपुलेटेड होते हैं? जी नहीं, राइट, यहाँ पर ये गलत बात है। तो क्या ये मिथ है रूरल मार्केट्स का? यस, दिस इज अ मिथ। कई बार हम ऐसे मान लेते हैं कि जो भी विलेजेस हैं वो सारे इक्वली पॉपुलेटेड होते हैं। रूरल कंज्यूमर्स आर हेट्रोजीनियस अलाउड। तो रूरल कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो वो हेट्रोजीनियस होते हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, राइट। तो ये मिथ नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला जा रहा है बीइंग इलिटरेट रूरल कंज्यूमर्स इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। तो क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स इलिटरेट होते हैं तो उन्हें प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता है, दिस इज आल्सो मिथ। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है ओनली लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स विल सेल इन रूरल इंडिया। तो लो प्राइस प्रोडक्ट्स जो हैं वही हमारे रूरल इंडिया में सेल होंगे, ये भी एक मिथ है। तो ये भी हमारे आंसर में आएगा, राइट। हाई प्राइस प्रोडक्ट्स भी रूरल इंडिया में सेल होते हैं। रूरल मार्केट्स आर कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स। तो यस, रूरल जो मार्केट्स होते हैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स होते हैं। उनमें जैसे कि आपके जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। जैसे कि अगर हम टीवीज़ की बात कर लें, मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लें, रूरल मार्केट्स हम देखते हैं तो जो स्मॉल बाइक्स होती हैं उनकी काफ़ी सेल्स होती हैं, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स होते हैं। तो मिथ्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे? हमारा ए, सी एंड डी जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये असर्शन और रीजन का सवाल है। इसमें हमें असर्शन दी हुई है कि द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस द कस्टमर एक्सपेक्ट्स रिप्रेजेंट्स द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, क्या वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके थ्रेशोल्ड लेवल को रिप्रेजेंट करता है? ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। रीजन में यहाँ पर बोला जा रहा है द गैप बिटवीन द डिजायर्ड एंड एडिक्वेट सर्विस हैज बीन कॉल्ड एज द जोन ऑफ इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि आपने डिजायर किया, राइट, कि आपको जो है वो ये सर्विस मिलेगी, लेकिन आपको एक एडिक्वेट सर्विस मिली है। इसको आप इतना समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने बिलीव किया कि आपको एग्जाम में 90 मार्क्स मिलेंगे, राइट, लेकिन आपको जो है वो वहां पर 80 मार्क्स मिल गए, राइट। सो 80 इज ऑल्सो एडिक्वेट। आपके डिजायर्ड 90 थे लेकिन 80 आपको एडिक्वेट मार्क्स हैं, तो क्या ये आपकी जोन ऑफ इनटॉलरेंस है? नहीं, दिस इज अ जोन ऑफ टॉलरेंस। आप इसको टॉलरेट कर लोगे कि चलो 90 नहीं मिले, 80 तो मिले कम से कम। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डिजायर्ड आपकी सर्विस है उसके बीच में, और जो एडिक्वेट सर्विस यानी कि जितनी चाहिए थी उतना आपको मिल चुका है, राइट, तो उसके बीच का जो गैप होगा, क्या वो जोन ऑफ इंटॉलरेंस होगा? नहीं, वो जोन ऑफ टॉलरेंस होगा, ना कि इनटॉलरेंस। तो रीजन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा होगा A is correct and R is not correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पर्सनल सेलिंग की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है, राइट स्टेप्स में लगाना है। तो इसके हमारे पास जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो है प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। तो पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा। जब हम कंज्यूमर्स को प्रोस्पेक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स को सर्च करते हैं, तो उसके बाद हम प्री अप्रोच स्टेज पे जाते हैं जहां पर हम कंज्यूमर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्री अप्रोच में जब हमें सक्सेस मिल जाती है फिर हम अप्रोच की तरफ जाएंगे। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हम कंज्यूमर को अप्रोच करेंगे। जब हम अप्रोच करेंगे उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगी, उसको हम प्रेजेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर्स। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। और वहां पर कंज्यूमर्स के जो भी डाउट्स होंगे हम उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको हैंडल करेंगे। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस, डी ए सी ई बी, डी ए सी बी ई। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर दी गई है ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर असर्शन एंड रीजन का है। तो इसमें असर्शन देखिए दी गई है कि द स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी इज अडॉप्टेड वेयर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल। तो स्कीमिंग प्राइसिंग हम कब फॉलो करते हैं, जब क्लोज सब्सटीट्यूट नए प्रोडक्ट्स के अवेलेबल नहीं होते। ये बिल्कुल सही बात है। स्कीमिंग प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, हम इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस को हाई चार्ज करते हैं क्योंकि कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यू है, इनोवेटिव है। और इसका रीजन यहाँ दिया जा रहा है कि दिस पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग ए लोअर इनिशियल प्राइस डिजाइन टू पेनिट्रेट द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है ये हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग को रिफ्लेक्ट करती है, ना कि स्कीमिंग प्राइसिंग को। तो हमारी जो असर्शन है वो ही यहाँ पर सही है, जो रीजन है वो सही नहीं है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस हमारी होती है उसको हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, नीड रिकॉग्निशन, डिसीजन, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आएगा, आपको सबसे पहले अपनी जो नीड है उसको रिकॉग्नाइज करना है कि मेरी नीड क्या है, राइट। ठीक है, तो नीड आपने रिकॉग्नाइज कर ली, उसके बाद आप अपना डिसीजन क्राइटेरिया एक बनाते हैं, राइट। अगर आपको एक मोबाइल फोन लेना है, लेट्स सपोज आपको नीड है कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, आई नीड ए मोबाइल फोन, तो आप एक डिसीजन क्राइटेरिया अपने माइंड में बना लेते हैं कि मुझे कितने तक का मोबाइल फोन चाहिए। उसके हिसाब से फिर आप अल्टरनेटिव्स को सर्च करोगे, राइट। तो सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया यानी कि ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। आप फिर अल्टरनेटिव्स को सर्च करना स्टार्ट करेंगे। आपने डिसाइड किया कि मुझे 25,000 रुपए तक का जो मोबाइल है वो खरीद लेना है, तो उसके हिसाब से आप फिर अल्टरनेटिव्स सर्च करोगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो इस रेंज में मुझे मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। हम इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द डिसीजन, राइट, जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारी करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पर सी ई बी ए एन डी, जो है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। तो असर्शन यहाँ पर दी जा रही है जनरली द कस्टमर्स कंसिडर द सेल्स फोर्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कस्टमर्स हैं वो सेल्स फोर्स को कंसिडर करते हैं जनरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट। तो बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई सेल्स पर्सन हमारे पास आता है, वो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पिच करने की कोशिश करता है, तो हम यही समझते हैं कि वो जो है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, ऑब्वियसली। रीजन यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऑफन द कंपनी सेल्स फोर्स वर्क डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। क्यों हम समझते हैं, क्योंकि जो कंपनी की सेल्स फोर्स होती है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारी यहाँ पर जो असर्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी असर्शन की। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम जो सेल्स फोर्स है उसको रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं कंपनी का। क्यों, क्योंकि वो, बिकॉज हम बीच में यहाँ पर ऐड करते हैं, बिकॉज जो सेल्स फोर्स है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली बात करती है, डायरेक्टली उसके उनके साथ में उनका लिंक होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ग्लोबल मार्केटिंग प्रोसेस को हमें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। हमारे पास ऑप्शंस में दिया गया है इम्प्लीमेंट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिसाइड ऑन मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटेजी, मॉनिटर एंड कंट्रोल, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलप अ मार्केटिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर हमें ग्लोबल मार्केटिंग में जाना है? सबसे पहला हमारा स्टेप होगा हमें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। जब आप मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा डिसाइड ऑन मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी। आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाओगे जब आप ग्लोबली मार्केटिंग में जा रहे हो? आप एक्सपोर्ट करोगे, आप लाइसेंसिंग करोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे, राइट, या आप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज आप बनाओगे, या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाओगे? कौन सा जो ऑप्शन है वो आप अपनाओगे, वो आपका सेकंड यहाँ पर स्टेप आएगा, ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, राइट। जब आप डिसाइड कर लेंगे मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटेजी, उसके बाद आपका मार्केटिंग जो प्रोग्राम होगा वो डेवलप होगा। नाउ यू विल क्रिएट योर मार्केटिंग प्रोग्राम। मार्केटिंग प्रोग्राम बिल्ड करने के बाद यू विल इंप्लीमेंट योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड एट द एंड वी विल मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हमारी क्या बन रही है? डी, बी, ई, ए एंड सी। और ये हमें कहाँ दी हुई है? दी हुई है ऑप्शन नंबर 2 में, विच इज डी, बी, ई, ए एंड सी। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल्स प्रोसेस। जब भी हम किसी सेल्स प्रोसेस में जाते हैं तो वहां पर हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? ये बिल्कुल हमारी पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस की तरह ही है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा सेल्स की प्रोसेस में क्या होता है? हमें जो लीड्स हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस में भी। तो सबसे पहले हमें गैदर करनी है सेल्स लीड्स। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप आएगा वो होगा हमारा बी, we need to gather the sales leads, right। ठीक है। सेल्स लीड्स गैदर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा क्वालिफाइंग द लीड। हमें कोई मान लीजिए लीड मिली, तो हम उससे बात करेंगे, यानी कि अप्रोच करेंगे कस्टमर को। तो हमारी वो लीड फिर क्वालिफाई होनी चाहिए। जब हमारी लीड क्वालिफाई हो गई है, हमारा इनिशियल कॉन्टैक्ट हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर के साथ हो चुका है, तो उसके बाद हमारा उनके एक जो है वो इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है वो आएगा, राइट। क्वालिफाइंग द लीड में जनरली इनिशियल कॉन्टैक्ट नहीं है, हम अप्रोच यहाँ पर प्री अप्रोच के स्टेज पे हैं, आप ये समझ लीजिए। पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम प्री अप्रोच की स्टेज पर हैं, हम कस्टमर के बारे में जान रहे हैं। तो जब वो लीड क्वालिफाई हमारी हो गई है, राइट, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमने कस्टमर के बारे में जानकारी यहाँ पर जुटाई है। अब हम इनिशियल कांटेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल कांटेक्ट करने के बाद हमारी जो सेल्स है उसकी प्रेजेंटेशन होगी, आप कंज्यूमर से मिलेंगे, सेल्स हमारी प्रेजेंटेशन होगी, राइट। एंड एट द एंड जो भी उनके ऑब्जेक्शंस होंगे उनको हम मीट करेंगे, कंसर्न्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगी? बी, डी, ए, ई एंड सी, राइट। बी, डी, ए and E and C. Option number 1, not third. So right answer here would be option number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द 4 A's फ्रॉम द बायर्स व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि बायर्स के व्यू पॉइंट से आपको 4 A's बताने हैं। तो मार्केटिंग में हम क्या पढ़ते हैं? हम 4 P's पढ़ते हैं, हमने 4 C's पढ़े हैं, और हमारे पास कुछ 4 A's भी होते हैं, राइट। तो इन 4 A's में यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बायर्स के व्यू पॉइंट से बताइए 4 A's कौन से होते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में हम देखेंगे तो आपको दिया है एडजस्टेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। तो आप खुद अब इमेजिन करिए कि आप एक बायर हैं, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो कौन से एज उसमें होने चाहिए? सबसे पहले तो आप अवेयर होने चाहिए उसके बारे में, राइट। ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा कि आप अवेयर होने चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कि वो प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी बेसिकली यूज क्या है। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। आप एक्सेस कर पाएं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, अगर आपको बाई करना है आप उसको किसी स्टोर पे जाके खरीद पाएं या आप ऑनलाइन खरीद पाएं। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, जितने में आप उसको खरीदना चाहें उतने में आप खरीद सकते हैं। और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंज्यूमर एक्सेप्ट भी करे उस प्रोडक्ट को, एक एक्सेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इट में पॉसिबल कि कोई प्रोडक्ट है आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपके कल्चर में वो अलाउड नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी वहां पर नहीं है। अवेयरनेस भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, बट अफोर्डेबिलिटी भी है, राइट। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, आप उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अपने एरिया में यूज नहीं कर सकते, लेट्स सपोज, राइट। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा? बी, सी, डी, ई, ये तीनों एज जो है वो एक कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से होने चाहिए। एडजस्ट कंज्यूमर जनरली नहीं करना चाहता है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज बी, सी, डी ओनली। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें हमें प्राइसिंग की प्रोसेस को लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, राइट। तो हमें हमें और स्टेप्स दिए हुए हैं, एनालाइज कंपटीटर प्राइस, एस्टिमेट डिमांड एंड रेवेन्यू,
select pricing method, assess pricing objectives and determine cost, राइट। तो हमें सीक्वेंस में यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है उसको लगाना है। तो जब भी हम प्राइसिंग सेट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को एसेस करेंगे। हम प्राइसिंग क्यों करना चाहते हैं, हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना चाह रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म में अपने प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या हम कंपटीटर को मार्केट से आउट करना चाह रहे हैं। हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है क्या, दैट वी नीड टू डिसाइड। जब हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा, हम डिमांड एंड रेवेन्यू को एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो सकती है। अगर ये पर्टिकुलर प्राइस हम सेट करते हैं, हमारा जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो क्या होगा। सो वी विल एस्टिमेट डिमांड एंड रेवेन्यू। सो डी के बाद हमारा आएगा पी। उसके बाद हमारी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। हम कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। कॉस्ट को डिटरमाइन करने के बाद जो कंपटीटर्स का प्राइस होगा हम उसको एनालाइज करेंगे कि एग्जिस्टिंग अभी मार्केट में जो कंपटीटर है वो कितना प्राइस जो है वो चार्ज कर रहा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सेटिंग द प्राइस ऑफ द products or services, right? And at the end we will select the pricing method कि कौन से pricing method से हमें जो है वो प्राइस सेट करना है, राइट। तो हमारे यहाँ पर सीक्वेंस होगी डी बी ए सी जो है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली consumers undertake complex buying behavior in situations characterized by which one of the following। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि complex buying behavior कौन सी situations में होता है, कौन सी situations होती हैं जहाँ पर consumer reflect करता है complex buying behavior, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है high involvement in purchase and few perceived differences among brands। Second is low involvement in purchase and significant perceived differences among brands। Third is high involvement in purchase and significant perceived differences among brands. Fourth is low involvement in purchase and few significant perceived differences among brands. राइट। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है जहां पर कंज्यूमर की हाई इन्वॉल्वमेंट है और ब्रांड्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो परसीव्ड डिफरेंसेस हैं वो भी हाई हैं। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये किस केस में होता है, जनरली जैसे कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनके केस में जनरली आपको देखने को मिलता है। Next question is arrange the following features of adopter group of new products in the correct order of stages of adoption process। तो हमें यहाँ पर adopter group दिया हुआ है, यानी कि कुछ यहाँ पर टर्म्स दी हुई हैं, skeptical, deliberate, venturesome, ट्रेडिशन बाउंड एंड ओपिनियन लीडर्स, राइट। तो हमें यहाँ पर जो हमारी एडॉप्शन प्रोसेस होती है, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस है, उसके हिसाब से हमें सीक्वेंस में जो है वो इनको लगाना है। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, राइट। तो उसी से रिलेटेड जो है ये हमें यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, और जो नेम्स हैं यहाँ पर अडॉप्टर्स के वो चेंज कर दिए गए हैं, वो एज इट इज जो हमारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल है उसकी तरह नहीं है। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में हमारे पास सबसे पहले कौन आते थे, इनोवेटर्स। तो इनोवेटर्स को हम किसके साथ यहाँ पर मैच कर सकते हैं, वो है वेंचरसम, राइट। यानी कि जो सबसे पहले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमारे आते थे अर्ली एडॉप्टर्स जो कि हमारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है। तो सी के बाद आएगा ई। ओपिनियन लीडर्स के बाद हमारे जो है वो डेलिबरेट कंज्यूमर्स आएंगे, राइट, जो अपनी चॉइस से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जिसको आप अर्ली मेच्योरिटी बोल सकते हो, राइट। देन वी हैव स्केप्टिकल विच आर लेट मेजोरिटी, एंड लास्ट में हमारे आते थे लेगार्ड्स। लेगार्ड्स को हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल वाउंड, जो नए प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट इतनी आसानी से नहीं करते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, सी ई बी ए डी जो है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। Next question is under which of the following conditions is a brand said to have negative brand equity। So negative brand equity जो है वो कौन सी conditions में एक ब्रांड की बनेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है consumers are unaware of the brand's existence। consumers जो है वो unaware हैं ब्रांड की एग्जिस्टेंस से। जब उनको पता ही नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, न्यूट्रल भी नहीं होगी, राइट। consumers react less favorably to the brand than to an unbranded version। थर्ड में बोला जा रहा है द ब्रांड इज अनेबल टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन द मार्केट प्लेस। एंड फोर्थ इज द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ब्रांड डिक्रीजेस बिलो इट्स मार्केट प्राइस, राइट। तो अब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे, कंज्यूमर से रिलेटेड जनरली नहीं है, राइट। कंज्यूमर जब लेस फेवरेबली रिएक्ट करता है टू द ब्रांड्स एंड अनब्रांडेड वर्जन्स, राइट। आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है लेकिन आप जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है
वो लेस फेवरेबल है एज कंपेयर टू द अनब्रांडेड वर्जन, तो उसको आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक नेगेटिव ब्रांड इक्विटी जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस की क्रिएट हो रही है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कंसेप्ट दिए हुए हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट, जिनको हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन से फिलोसफीज भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है। हमें इन दोनों को मैच करके बताना है कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा। राइट, तो कंसेप्ट में भी है मार्केटिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्वालिटेटिव, परफॉर्मिंग एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। राइट, तो कौन सा मार्केटिंग का कंसेप्ट है जो ये कहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, उनमें क्वालिटी हो। राइट, और उनमें एक इनोवेशन हो, तो वो अपने मार्केट में सेल होंगे, ये हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है वो कहता है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल सेल्स एंड प्रमोशन एफर्ट्स। तो ये हमारा सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि हमें अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर सेल्स करनी पड़ेंगी और बहुत सारे प्रमोशन एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा जो कंज्यूमर है वो परसुएड होगा और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। थर्ड में दिया गया है कस्टमर फोकस एंड वैल्यू। तो कस्टमर सेंट्रिक हमारा कौन सा कंसेप्ट है, ये है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट जो कस्टमर सेंट्रिक है, जिसमें हम ये फोकस करते हैं कि हम अपने कंज्यूमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको समझेंगे, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करेंगे, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट आवर कस्टमर इज सेटिस्फाइड, जिससे कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए वैल्यू जो है वो जनरेट होगी। राइट, फोर्थ में हमारे पास है अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये कहता है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। राइट, जो कहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हों। राइट, और हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा पाए, तभी वो मार्केट में सेल होंगे। सो इसलिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली अ सुपर मार्केट इज क्लासिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो हमारा जो सुपर मार्केट है उसको हम किस कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। रिलेटिव प्राइसेस, ओनरशिप के बेस पे, प्रोडक्ट लाइन सोल्ड, या फिर सर्विस प्रोवाइडेड। तो जो सुपर मार्केट है उसको हम प्रोडक्ट लाइन सोल्ड के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सुपर मार्केट में हमें लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्ट लाइंस मिलती हैं जहां पर एक डेप्थ एंड ब्रेथ होती है मर्चेंडाइज की जो प्रोवाइड हमें करी जा रही है। राइट, आप सुपरमार्केट जाएंगे वहां पर अक्रॉस आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और अक्रॉस कैटेगरीज आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और एक ब्रेथ एंड डेप्थ होगी इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स। राइट, तो हम प्रोडक्ट लाइन सोल्ड के हिसाब से आप जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं सुपरमार्केट को। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक पैसेज को पढ़िए और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करिए। राइट, तो पैसेज को सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या सिचुएशन हमें दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, a startup in India, produces eco-friendly home cleaning products such as liquid detergents, floor cleaners and dish washing liquids। तो एक इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड है, स्टार्टअप है इंडिया में, जो होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाता है, इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें हमारे लिक्विड डिटर्जेंट्स हैं, फ्लोर क्लीनर्स हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड्स हैं। और बोला जा रहा है कि कंपनी यहाँ पर ग्रीन मार्केटिंग अप्रोच को फॉलो करती है और हाईलाइट करती है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, सेफ हैं एंड अफोर्डेबल हैं। सो कंपनी किस तरह से पिच कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं एंड ग्रीन हैं। नेक्स्ट पैरा में बोला गया कि टू रीच इट्स कस्टमर्स इको फ्रेश सेल्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रिटेल स्टोर्स एंड डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स। राइट, तो इको फ्रेश क्या कर रही है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रिटेल स्टोर एंड डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। मल्टी चैनल यहाँ पर स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट करी हुई है। द फर्म हैज डिजाइंड इट्स मार्केटिंग मिक्स केयरफुली, केयरफुली मार्केटिंग मिक्स को डिजाइन करा गया है। जो प्राइसिंग है वो स्लाइटली ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स कंपिटिटर्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की पोजिशनिंग है वो इको फ्रेंडली करी गई है। राइट, तो हम प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं। राइट, और प्रमोशंस में क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, हम डिजिटल कैंपेन्स चला रहे हैं, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, और इसके साथ ही डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करा जा रहा है ऑन बल्क परचेज बाय द इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट बोला गया कि रिसेंटली इको फ्रेश लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट, रिसेंटली उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो है एक हर्बल एयर फ्रेशनर।
राइट। सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, जो फर्म है उसने हैविली इन्वेस्ट किया प्रमोशन में और अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज में। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इन द प्रमोशन अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, कंपनी आल्सो एंगेज इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो सीआरएम में भी एंगेज्ड है। कैसे, वो लॉयलिटी पॉइंट्स ऑफर कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स जो उनके लिए लॉयल है, ज्यादा परचेज कर रहे हैं, उनके लिए वो लॉयलिटी पॉइंट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन टू रिपीट वायर्स, वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, ताकि रिपीटेड वायर्स उनके पास आए। तो ये है हमारा यहाँ पर एंटायर सिनेरियो है। अब देखते हैं इसके बेस के ऊपर क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द लॉन्च ऑफ हर्बल एयर फ्रेशनर, जो कि रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया, ड्यूरिंग इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल primarily requires heavy investment in promotion and awareness building activities, it will lead to in short run। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, अगर आप हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रमोशंस में, अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, तो शॉर्ट टर्म में होगा क्या कि आपको हाई प्रॉफिट्स मिलेंगे, आपको लो या नेगेटिव प्रॉफिट्स मिलेंगे, आपको हाई रेवेन्यू या लो कॉस्ट होगी, या फिर हाई रेवेन्यू या फिर हाई कॉस्ट। तो इनिशियली जब आप हैविली इन्वेस्ट कर रहे हो अवेयरनेस और अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज में, प्रमोशन एक्टिविटीज में, तो उस टाइम पर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो या तो लो होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। राइट, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। सो राइट आंसर है वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, द यूज ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लॉयल्टी लॉयल्टी पॉइंट्स जो कंपनी यूज कर रही है, राइट, जो हमने पढ़ा था कि सीआरएम रिलेटेड एक्टिविटीज भी कंपनी कर रही है जिसमें लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ये किसका एग्जांपल है? कि ये एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या फिर स्पॉन्सरशिप। तो हमारे जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, हमारी सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। सेल्स प्रमोशन क्या होती है, जिसमें हम कुछ शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स का यूज करते हैं, जिसमें हमारे बोनसेस हैं, कूपन्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, या फिर लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, सो दैट शॉर्ट टर्म में हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको फ्रेश एम्फेसाइसिस ऑन बायोडिग्रेडेबल सेफ प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स विच मार्केटिंग अप्रोच। राइट, तो कौन सी मार्केटिंग अप्रोच को रिफ्लेक्ट करती है? उनकी जो फोकस है, कंपनी का जो फोकस है वो है बायोडिग्रेडेबल सेफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। राइट, ऑप्शंस है हमारे पास, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट या फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह से जब कंपनी खुद को पोजीशन करती है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो सेफ हैं, तो इसको हम सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच बोलते हैं। Next question is, by selling through online platforms, retail stores and direct sales agents, EcoFresh is focusing on। तो जब EcoFresh ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रिटेल स्टोर्स और डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स के थ्रू सेल्स कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, प्रमोशन मिक्स, सर्विस मार्केटिंग या मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज बेसिकली मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर जो सेल्स है वो करी जा रही है। Next question is, EcoFresh use of digital campaigns, social media and discount reflects decisions related to। राइट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इको फ्रेश ये जो डिजिटल कैंपेन्स को यूज कर रही है, सोशल मीडिया को यूज कर रही है, डिस्काउंट्स को यूज कर रही है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ये किस तरह से रिलेटेड डिसीजंस हैं? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजंस हैं, प्रमोशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर प्राइसिंग पॉलिसी? तो ये डिसीजंस हैं हमारे प्रमोशन मिक्स। राइट, सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मार्केटिंग से रिलेटेड पूछे गए थे उन सबको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया, उनके सॉल्यूशंस देखे। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी आने वाले एग्जाम के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से हुई होगी, आपको एक जो बेस है वो मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।